और हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय खान और नंदन श्रीवास्तव का। संजय खान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि नंदन श्रीवास्तव होंगे लखनऊ से। सबसे पहले हम चलते हैं संजय खान के पास। संजय, देखिए, दो महत्वपूर्ण आज जो चीजें हैं वो तो होने जा रही है। एक तो अतीक की रिमांड अवधि शुरू और उससे पूछताछ होगी, दूसरा असद का जनाजा भी निकलेगा। इन सब के बीच लेकिन शाइस्ता की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही कि शाइस्ता को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी। हालांकि शाइस्ता जिस तरीके से फरार लगातार चल रही है, तो ऐसे में वो पुलिस को चकमा देकर सरेंडर करना ही चाहेगी। यहां पर इसका अपडेट आप दीजिए कि पुलिस क्या करने चाह रही, मतलब किस तरीके से, क्योंकि जब इतने सारे चीजें इन सब के बीच में शाइस्ता का सरेंडर करना भी अपने आप में एक बड़ा अपडेट है यहाँ का आज का। जी बिल्कुल पंकज जी, आपको बता दें जिस तरीके से आज संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को रिमांड पे पुलिस ले चुकी है, धूमनगंज थाने ले गई और उससे पूछताछ की जाएगी। कई ऐसे सवालों के जवाब उसको देने हैं जो कि एक बड़ा पर्दाफाश होगा, जो पुलिस एक बड़ा खुलासा करेगी। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के बेटे का जो इनकाउंटर हुआ था उसका आज शव प्रयागराज पहुंचेगा और उसको शाम तक सुपुर्द खाक किया जाएगा। जहां दूसरी ओर उसके साथ जो अतीक अहमद का शार्प शूटर था गुलाम, उसका शव लेने से लिए उसकी मां और उसके भाई राहिल हसन ने इनकार कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात आज क्या है कि इसी बीच में सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसकी बहन आयशा नूरी सरेंडर करने की बात कर रही हैं। कल जिस तरह विजय मिश्रा अतीक अहमद के वकील ने बताया कि उनकी सरेंडर करने की बातें आ रही हैं और इसी दौरान जब सरेंडर करने की बात आ रही है तो यहाँ पे अपनी जमानत अर्जी भी दाखिल करेंगी। लेकिन कोर्ट ने पुलिस से अपनी रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट तलब करने की बात की है। कोर्ट जिस तरीके से पुलिस की रिपोर्ट पाएगी और ये चकमा देकर सरेंडर करेंगी, लेकिन पुलिस की जो गतिविधि है, जो उनके क्रियाएं हैं, पूरी तरीके से कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया है। और ये देखा जा रहा है किसी भी तरीके से कोई भी महिला हो या नकाबपोश में हो व बुर्का पहन के जा रही है, साड़ी के बीच में हो, ऐसी महिलाओं को पूरी तरीके से जो फोटो वायरल हुई थी शाइस्ता परवीन के, उसके साथ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने इनकाउंटर किया, रिमांड पा गई और अब शाइस्ता परवीन का सरेंडर कर देना, पुलिस अपने आप में आज चुनौती के बनी हुई है कि किस तरीके से शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी को कोर्ट में दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये आज का बड़ा अहम मुद्दा है और बड़ी बात है कि आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन पंकज जी सीजीएम कोर्ट में सरेंडर जरूर करेंगी। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि सरेंडर करने के बाद आयशा नूरी और परवीन जो है शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांग सकती हैं। जिस तरीके से कल कोर्ट में पेश होने के दौरान ही अतीक अहमद को ये पता चला कि उसके बेटे असद का इनकाउंटर हो गया, वो कोर्ट से उसके जनाजे में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते उसको जनाजे में शामिल होने के लिए मना कर दिया गया। तो अब शाइस्ता परवीन भी अंतिम दर्शन के लिए, अपने बेटे के अंतिम दीदार करने के लिए ये संभावनाएं जताई जा रही कि अपील कर सकती हैं। लेकिन अब देखना क्या होगा कि आखिरकार पुलिस उनको गिरफ्तार कर पाती है या वो सरेंडर करते हैं। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद क्या कोर्ट उनको उनके बेटे के आखिरी अंतिम दर्शन के लिए उनको इजाजत देती है या नहीं, ये आने वाले वक्त में, आने वाला समय बताएगा पंकज जी। बिल्कुल, तो नंदन के पास चलते। नंदन, देखिए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि वो आखिर जाहिर सी बात है कि तमाम महिलाओं को आप अदालत जाने से रोक तो सकते नहीं, और किस रूप में कैसे वेश बदल कर आ भी सकती है। लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये भी होगी कि अगर वो सरेंडर कर ही जाती है शाइस्ता, तो फिर अब आगे क्या क्या हो सकता है। यानी कि एक तो पहले तो ये कि क्या जमानत मिल जाएगी साथ के साथ, या फिर पहले गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए पंकज, मैं बताऊं आपको कि हमेशा से सलाह आता है कि जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो कोर्ट में सरेंडर करके अपनी बेल अर्जी दाखिल करता है। और इसी कड़ी में क्योंकि कल असद सिंह के बेटे का इनकाउंटर में मार गिराया गया उसके बेटे को, तो उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर कोर्ट उसको अगर सरेंडर करने का परमिशन नहीं देती है तो वो थाने में या फिर पुलिस को अपना सरेंडर करेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अंतिम दर्शन के लिए जो शाइस्ता परवीन है, उसकी माँ है, वो किस तरीके से अगर कोर्ट में सरेंडर करती है तो वो अपना किस वेशभूषा में जाएगी
जाएगी और पुलिस पूरी प्रयास करेगी कि उसको कोर्ट परिसर में सरेंडर करने से रोके, क्योंकि ये पुलिस के लिए नाकामयाबी होगी कि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और वो कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दी और बेल अधिकारी कर दी। लेकिन अगर पूरी प्रोसीजर अगर हो भी जाता है, अगर वो किसी तरीके से जाकर कोर्ट में अगर सरेंडर कर देती है, कोर्ट उसका परमिशन देगी सरेंडर करने का, तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस किसी 19 पास हत्याकांड एक ऐसा कांड है किसी 24 फरवरी से लेकर आज 46 दिन लगभग हो रहे हैं और इन पूरे 46 दिन में ये पूरा मामला हाईलाइट रहा, तकरीबन नेशनल लेवल का ये मामला रहा है और इसकी वजह से कोर्ट भी सोचे रही कि कितने बड़े हत्याकांड का खुलासा करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस रिमांड जरूर मांगेगी और यही वजह है कि बेल अर्जी अगर अप्रूव करती है, कोर्ट से पूछताछ नहीं करती है तो पुलिस इसको रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। हालांकि अतीक अहमद पूछताछ आज होगी, 4 दिन की रिमांड मिली है, 14, 15, 16, 17 तारीख के 5 बजे तक इसका रिमांड रहेगा। इन दोनों कंडीशन में अगर शाइस्ता परवीन अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर इसको रिमांड पर ले लिया जाता है तो तीनों यानी असद की माँ, असद के बाप यानी कि शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, तीनों से पूछताछ की जाएगी और तीनों से पूछताछ करने के बाद क्योंकि पुलिस ये तथ्य जरूर रखेगी कि ये मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद, साजिशकर्ता का सहयोगी अशरफ और कहीं ना कहीं इस साजिश को अंजाम देने में, सहयोग देने में, फाइनेंस की स्थिति देने में और इसकी पुलिस लाइन को फुल प्रूफ करने के लिए शाइस्ता परवीन को जोड़ा गया, वो भी 50,000 का इनामी है। तो तीनों से ही इस हत्याकांड का राज पास हो पाएगा। हालांकि अभी भी कई शूटर्स है जो फरार चल रहे हैं, लेकिन मुख्य शूटर जो असद है और गुलाब, उनको मार भी गिराया गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी पंकज कि इन कंडीशंस में तीनों अगर पुलिस अगर शाइस्ता परवीन को रिमांड पर लेती है तो इन कंडीशन में तीनों से पूछताछ की जाएगी, घटनाक्रम पूछा जाएगा, लोकेशन चेक किया जाएगा, तीनों को बयान क्योंकि जो पुलिसकर्मी इनसे बयान लेंगे, जो पुलिसकर्मी इनसे पूछताछ करेंगे वो बॉडी वॉर्न कैमरे बिल्कुल 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 जाहिर सी बात, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और जाहिर सी बात है कि हर एक चीज को रिकॉर्ड भी किया जाएगा क्योंकि रिमांड पर लेने के बाद हो सकता है अतीक अपनी पूछताछ में जो भी जवाब दे हो सकता है बाद में मुकर भेजा अदालत में, तो वीडियोग्राफी तो खैर होगी होगी। संजय, एक चीज तो यहाँ पर है कि ठीक है कि जैसे कि शाइस्ता को गिरफ्तार करना चाहती है पुलिस और शाइस्ता पुलिस को चकमा देकर सरेंडर करना चाहती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि अदालत से उसे कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर हम आयशा की बात कर ले तो आयशा फरार तो है लेकिन आयशा पर ऐसी कोई बहुत बड़ा जो है कोई मामला उस पर बन नहीं रहा क्योंकि इनामी भी नहीं है वो, तो ऐसे में क्या आयशा को जमानत मिलने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं या फिर दोनों को उसी हिसाब से और उसी धाराओं के तहत ही अदालत उस पर विचार करेगी उनकी मांगों पर? देखिए पंकज जी, जिस तरीके से अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की अगर बात किया जाए तो केवल गुलाम को संरक्षण देने का मामला है कि जो अतीक अहमद की चाहे वो हमलावर रहे हो, उनके साथ जो गुर्गे उनके हों या उनके शूटर हो जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, अगर उनको जो संरक्षण दिया उस संरक्षण के तहत आयशा नूरी को आरोपी बनाया गया है और वहीं संरक्षण देने के तहत ही आयशा नूरी को जो पति थे डॉक्टर इखलाक अहमद उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आयशा नूरी की जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी गंभीर धाराएं नहीं, न कोई ऐसे मुकदमे, केवल संरक्षण देने का मामला है, तो उसकी संभावना जताई जा रही है कि उसको जमानत अर्जी उसकी मंजूर कर ली जाएगी। लेकिन जहां शाइस्ता परवीन की अगर बात करें तो पहले फरार हुई, 25,000 का इनाम घोषित हुए गया साजिश के तौर पे, तो उसके बाद 50,000 का इनाम हो गया। तो कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन की अर्जी पे कुछ अटकलें जरूर आ सकती हैं, लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही, जो उनके अधिवक्ता हैं ये प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट में बहस करने के दौरान शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी के एक साथ दोनों लोगों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जाए ताकि वो दोनों एक अपने भतीजे के, एक अपने बेटे के जो अंतिम दर्शन, जो अंतिम दीदार करना है वो देख सके। अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो इतने लंबे समय से ये पुलिस प्रयास कर रही है और 50,000 का इनाम भी घोषित की है, तो कहीं ना कहीं जब पुलिस को चकमा देके जब इजाजत मिली कोर्ट की तरफ से तब अधिवक्ता उनको शाइस्ता परवीन को किसी रूम में वहां कोर्ट में दाखिल करेंगे और दाखिल होने के बाद ही उसकी जमानत अर्जी को दाखिल किया जाएगा। लेकिन अब पुलिस यहाँ पे प्रयास कर रही, हर एक तरीके से हर एक बिंदुओं पे नजर रख रही है कि किसी भी तरीके से अगर शाइस्ता परवीन की खुफिया मिल जाती है या उस तक पहुंच जाते हैं तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि एक पुलिस का वर्कआउट अतीक अहमद के बेटे असर के एनकाउंटर के बाद परवीन की गिरफ्तारी एक कहीं ना कहीं अलग वो मैसेज जाएगा। लेकिन अगर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर देते हैं कोर्ट में और यहीं पे प्रयागराज के अंदर जहां पे उमेश पाल की हत्या हुई, जहां पे पूरा माहौल बना और उसी कोर्ट में अगर वो सरेंडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की ये नाकामी जरूर साबित होगी। पुलिस को ये मौका नहीं देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। पुलिस हर एक पहलू को
वो जाने नहीं देना चाहती। हर एक एंगल पे सिविल ड्रेस में पुलिस को लगाई गई है, महिलाओं को लगाया गया, महिला कांस्टेबल जो है वहां पे हर एक तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, नजरें रखी जा रही है कि कहीं ना कहीं से अगर शाइस्ता परवीन या आयशा नूरी की किसी भी तरीके से जानकारी मिल जा रही तो उसको तत्काल कोर्ट में जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब वो कोर्ट में दाखिल होंगी, दाखिल होने के बाद जो पुलिस रिपोर्ट आएगी कोर्ट में, कोर्ट किस तरीके से उनको जमानत अर्जी मंजूर करती है या पुलिस इनसे जांच पड़ताल के लिए रिमांड की बात करती है, अब क्या होगा ये आने वाले वक्त में कोर्ट के फैसले के बाद ही पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा पंकज जी कि किस तरीके से वो सरेंडर की और पुलिस की किस तरीके से कामयाबी हासिल हुई है। नंदन और संजय लगातार बने हुए। संजय देखिए, आप ही से यह सवाल, इस पर थोड़ा अपडेट चाहेंगे कि मतलब अवधि तो शुरू हो गई रिमांड की अवधि, लेकिन ये पूछताछ होगी कहां पर? क्या ये जानकारी मिल पाई है? कुछ कोई अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? जी पंकज जी, आपको बता दें जिस तरीके से रिमांड लेने के बाद पुलिस धूमनगंज थाने ले गई अतीका और अशरफ को, लेकिन वो स्थान नहीं किसी को बताया जा रहा है, गुप्त स्थान पे ले जाया जा रहा है जहां पे अतीक अहमद के वकील जो विजय मिश्रा वो साथ में होंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये उनको भी पूरी तरीके से नियुक्त किया है। लेकिन वो कुछ दूरी पे रहेंगे कि ये देखने के लिए किसी भी तरीके से अतीक अहमद और अशरफ के साथ अमानवीय व्यवहार न हो। और जिस तरीके से रिमांड शुरू हो चुकी है और रिमांड 3 शिफ्टों में होगी, जो अलग अलग स्पेशल टीमें बनाई गई है और जो विवेचक होंगे धूमनगंज थाने के इस मामले में वो पूछताछ करेंगे, क्योंकि कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो ISI पाकिस्तान के लश्कर तैयबा जो एजेंसी है वो फंडिंग का भी मामला सामने, वो भी सुराग पुलिस को मिल चुका है और जो तस्करी, जो हथियारों की तस्करी विदेशी हथियारों का था वो भी सुराग जुटाने की प्रयास कर रही है पुलिस। तो कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड के साथ कई ऐसे पर्दे फांस होंगे, कई ऐसे बड़े खुलासे होंगे जो अतीक बिल्कुल सजारी की माफिया बोलेगा जो राज खोलेगा, जाहिर सी बात है। नंदन एक सवाल आपसे कि ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी, जाहिर सी बात है इसमें फिर वीडियोग्राफी वगैरह भी होती होगी, तो क्या हम चाहेंगे तो इस जानकारी आपसे कि मतलब ये पूछताछ होगी तो फिर आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, तो क्या क्या इसमें इस दौरान प्रक्रिया क्या होगी, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जब भी कोई सिचुएशन होता है और बड़े मामले में होता है, बड़े अपराधी से होता है, तो कहीं ना कहीं 3 या 4 स्पेशल टीमें बनाई जाती हैं। तीनों के प्रश्न अलग अलग होते हैं और उन प्रश्नों से प्रश्न बनते हैं। तो इस कंडीशन में एक स्केल होता है, स्केल में कैमरे चारों तरफ लगे होते हैं। उसके अलावा जो पुलिसकर्मी पूछताछ करता है वो बॉडी वर्म कैमरे से लैस होता है। इसके साथ ही साथ पहले इंडिविजुअल पूछताछ की जाती है और क्रॉस टेस्टिंग की जाती है उनसे। क्रॉस टेस्टिंग करने के बाद से जो चीजें निकल के आती हैं, उसके बाद से जब तथ्य दोनों का बयान अगर मैच करता है, यानी अशरफ का और अतीक का बयान मैच करता है या फिर मिसमैच करता है, तो दोनों को सामने रिप्रेजेंट करके पूछा जाता है कि आपने ये चीजें बताई है, आपने ये चीज बताई है। दोनों को रिप्रेजेंट करके कि एक के ऊपर एक आरोप ठोक देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अपराधी जो होते हैं कि ये अशरफ ने किया, ये अतीक ने किया। इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन जब आती है तो दोनों अपराधियों को आमने सामने रख के वो क्वेश्चनिंग की जाती है कि क्या ये तथ्य है, ये किस तरह के तथ्य है, ये आरोप लगा रहा है, ये आरोप लगा रहा है। तो उस कंडीशन में दोनों को रिप्रेजेंट करके बातचीत की जाती है, पूछताछ किया जाता है। और सभी कैमरे से लैस होते हैं। क्वेश्चन जो स्केल होता है वो स्केल कैमरे से लैस होता है, पूछताछ की जाती है। जो टीम पूछती है उसके अलावा एक टीम ऐसी टीम होती है जो ऑब्जर्व करती है उनके हैंड नोडिंग को, उनके आई कॉन्टेक्ट को, वो पूरे ऑब्जर्व करती रहती है अपराधियों को कि वो रिएक्ट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। अगर उन्हें कोई क्वेश्चनिंग ऐसा लगता है कि वो गलत जवाब दे रहा है या फिर रिएक्ट गलत कर रहा है या फिर नोडिंग आई नोडिंग उनका कॉन्टेक्ट प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उससे जो क्वेश्चनिंग फेल होता है वो उससे रिएक्ट करके क्वेश्चन पूछता है। तो पूरा प्रोसीजर एक अलग तरीके से होता है। और इस कंडीशन में जब अतीक अहमद का वकील है उसको इसलिए नियुक्त किया गया है कि कहीं से अमान्य व्यवहार न किया जाए, यानी कि 3rd डिग्री या फिर टॉर्चर न किया जाए, मारपीट न की जाए। इस कंडीशन के लिए उसको जो वकील है उनको नियुक्त किया गया है। तो साफ है कि जो भी प्रेसिंग होगी वो केवल वर्बली होगी और फिजिकली पुलिस नहीं करेगी उनसे पूछताछ। और साफ तौर पर कोर्ट का हिदायत भी है कि फिजिकली या फिर टॉर्चर के तरीके से उनको ना किया जाए। जो क्वेश्चन हो वो साफ सुथरा हो, सामने हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, बट किसी तरह का अमान्य व्यवहार ना किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात, इस बात को तो सुनिश्चित करना होता है क्योंकि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि जिसे कस्टडी भी लिया उसे एकदम सही सलामत अदालत के सामने पेश भी करना है। और पेशी के बाद अब क्या आगे तय होगा, रिमांड की अवधि बढ़ेगी, ये तो बात की बात होगी, लेकिन इन सब के बीच में उसको सुरक्षित रखना, सही तरीके से रखना और अपना काम में निकाल लेना, यही पुलिस का काम होगा। संजय, जाहिर सी बात है कि देखिए जिस तरीके से उनसे पूछताछ होगी, तो क्या इस दौरान में पूछताछ या उनके बयान को रिकॉर्ड कर लेना, मतलब रिकॉर्ड करना या फिर रिटन में तैयार कर लेना ही काफी होगा, या फिर इसमें आगे बढ़ते हुए पॉलीग्राफी या फिर लाई डिटेक्टर की ओर भी बढ़ सकती है पुलिस, क्या लग रहा है?
देखिए, जब इनके बयान दर्ज होंगे, पुलिस उसको रिकॉर्ड करेगी। हर एक तरीके से जो भी रिकॉर्डिंग होगी उनको पुलिस को कोर्ट में भी पेश करना होगा, हर पल की जो जवाब उनके होंगे। क्योंकि हर एक तरीके से जितने भी प्रोसेस है, हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव ने बताया कि पूरी प्रोसेस के साथ होगा। पुलिस की जितनी जरूरत पड़ेगी पूछताछ के दौरान जितने भी कोर्ट के आदेश होंगे उसके समक्ष ये पूरी तरीके से काम करेंगे। और जिस तरीके से उनके साथ फिजिकली व्यवहार न हो ये देखा जा रहा है, क्योंकि जब जेल से उसको रिमांड पे लिया गया तो मेडिकल परीक्षण कराने के बाद ही उसको रिमांड दी गई। तो लेकिन जब इसको हाजिर किया जाएगा जेल के अंदर, तो वही जिस हालात में जाएंगे उसी हालात में इनको फिर से कोर्ट जेल के अंदर रखना होगा, मेडिकल परीक्षण फिर से कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रियाएं होंगी पुलिस उसको पूरा करेगी, इनकी पूछताछ करेगी हर एक सवालों के। जैसे जिस तरीके से जवाब इनके मिलान करेगी, कोई सवाल मिसगाइड करता है तो उसमें भी सवाल पे सवाल इनसे उजागर किया जाएगा। सवालों के बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सवाल तो बहुत सारे होंगे और इन सवालों के जरिए पुलिस न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड बल्कि और दूसरे मामलों से जुड़े जानकारियां भी जुटाने की कोशिश करेंगे। सबके बीच में आप दोनों हमारे साथ बने और इस सब के बीच में एक और खबर हम आपको देने, आप ये सोचिए कि ठीक है कि वो अपराधी भी था, वो आतंकी भी था, आप जो भी उसे मान लें, जो भी आप कह लें, गुनाहगार ही कह लें, मुजरिम कह लें, और जहां उसे जाना था वहां वो जा भी चुका। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा इस बात को देखा गया है कि कानून में भी ये मौका मिलता है कि कम से कम जो मरने वाले की आत्माओं को इतनी शांति मिले, मरने के बाद उसे इतना सम्मान तो मिले कि कम से कम उसके परिजन उसके जनाजे में शामिल हो सके। लेकिन ये मौका अतीक और शाइस्ता को भी नहीं मिल पा रहा, यानी कि पाप का घड़ा उनका इतना बड़ा था कि उन्हें प्रायश्चित करने का मौका तक नहीं मिलेगा, आंसू बहाने का मौका तक नहीं मिलेगा जनाजे में। जी बिल्कुल पंकज जी, ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद का जो ये साम्राज्य था, जो एक तरीके से तांडव था, उसका कहर बनके इनके ऊपर टूटा है। जब इतने बड़े माफिया अतीक अहमद का बेटे का इनकाउंटर हुआ, मौत हुआ, उसके बाद न तो इनके परिवार पूरी तरीके से उनके अंतिम दीदार कर पा रहा, क्योंकि चाहे जिस समाज का हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, उसके अंतिम जनाजे में, अंतिम संस्कार में, सुपुर्द के खाक के वक्त उसके परिवार के लोग आंसू बहाते हैं, दुख की घड़ी होती है। लेकिन ये आलम अतीक अहमद और उसके परिवार के साथ इस कदर है कि अतीक अहमद यहाँ पे सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है और उधर एक और उसके बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जनाजा होगा। लेकिन जहां एक और शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, असद की बुआ आयशा नूरी फरार चल रही हैं, वो भी तड़प रही हैं कि अपने बेटे का एक आखिरी दीदार कर लिया जाए, एक तरीके से उनको देख लिया जाए अंतिम दर्शन के लिए। तो वो भी पूरी तरीके से वहां पे मजबूर और बेबस नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं अगर वो प्रयास भी करती हैं कि हम अपने बेटे का अंतिम दीदार कर लें, तो फरार चल रही 50,000 की इनामियां हैं, तो पुलिस का एक तरीके से वर्कआउट हो जाएगा। क्योंकि असद के जनाजे को लेकर, शव को लेकर के जब इनके नाना और इनके मौसा झांसी से चलेंगे तो वहां से भी पुलिस इनके साथ मौजूद होगी। और कसारी मसारी में जब अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द के खाक किया जाएगा, तो वहां पे जिस तरीके से खबर आ रही है कि यहाँ पे कुछ गिने चुने ही रिश्तेदार उसमें शामिल होंगे और गांव मोहल्ले के लोग उनके जनाजे में शामिल होंगे। लेकिन वहां पे भी पुलिस पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरीके से महिला शाइस्ता परवीन या किसी भी चेहरे के रूप में वहां पे अपने बेटे का अंतिम दर्शन न कर पाए, अंतिम दीदार न कर पाए, वहां पे भी अपनी नजर पुलिस बनाए हुए। लेकिन ये सबसे बड़ा कहर है कि जब अपने साम्राज्य को, अपने तांडव को इस कदर लोगों के साथ, लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन आज वही दिन अतीक अहमद के साथ संजय आमतौर पर बिल्कुल हमने देखा संजय कि ऐसे मौकों पर कई बार पैरोल भी मिलता है, कई बार विशेष छूट भी मिल जाती है, लेकिन मतलब एक सुरक्षा व्यवस्था भी कोई कारण आप मान रहे हैं क्या कि अदालत से इस तरीके से अतीक को ये मौका नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि चीजें बिगड़ जाए, हालात थोड़े बिगड़ जाए, इस वजह से उसे ये मौका नहीं दिया गया है, या फिर चूंकि अभी रिमांड पर है इसलिए वो नियम लागू नहीं होता पैरोल का या फिर विशेष छूट का? देखिए, पेरोल तो मिल जाता है पंकज जी, लेकिन इस समय प्रक्रियाएं या कानून की जो जटिलताएं हैं वो बड़ी अजीब हैं। एक तरफ शाइस्ता परवीन फरार है, दूसरी तरफ अतीक और अशरफ को रिमांड भी मंजूर कर दी गई है। पुलिस का मौका है, जो 4 दिन की रिमांड मिल गई है उस पर पूछताछ करेगी, उसकी जानकारियां मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं इस मामले को भी देखा जा रहा है। उसके बाद माफिया अतीक अहमद का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद ये देखा जा रहा है कि अगर पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इनके सहयोग में कई पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है, तो ऐसे में ये भी डर है कहीं ना कहीं कि कुछ पुलिसकर्मी इनका सहयोग अगर कर देते हैं तो कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसको लेकर के ये मामले हैं। अतीक अहमद का बेटा है, जनाजे में शामिल होगा तो कहीं ना कहीं से कुछ गुर्गे भी शामिल हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इशारों से कुछ बातें हो सकती है। इन सब चीजों को
जो सुरक्षा के मद्देनजर है। तो इन सब कारणों से जो कानून की जटिलताएं हैं, इसको लेकर के इनको इजाजत नहीं मिल पाई है, या यूं कहें कि इनके जो कर्मों का फल है वो मिल रहा है इनको, इसलिए इनको अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पंकज जी।